एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया एक कामयाब सरकारी अफसर मानती है, लेकिन वो अपने ही घर की दहलीज पर पहला कदम रखता है तब उसे कुछ पराया और अनजान लगने लगता है। क्या है यशोधर बाबू का वो राज? और उनके गुरु किशन दा की जब मृत्यु हुई थी तो लोगों ने यही कहा था, जो हुआ होगा। आखिर वो असली सस्पेंस क्या था, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 12 हिंदी वितान की पाठ्यपुस्तक से महत्वपूर्ण पाठ सिल्वर वेडिंग को समझेंगे, जिसे कि मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। मनोहर श्याम जोशी भारतीय हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के स्तंभ में माने जाते हैं। वे एक कथाकार, पटकथा लेखक और एक निष्पक्ष पत्रकार भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सिल्वर वेडिंग। कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत, जिन्हें सब यशोधर बाबू कहते हैं। वे दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। यशोधर बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज के आधुनिक युग में भी पुरानी परंपराओं, सादगी और संस्कारों से जुड़े हुए एक साधारण व्यक्ति हैं। कहते हैं दोस्त उम्र देखकर नहीं बल्कि विचारों से बनते हैं। दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में एक ऐसा ही अनूठा रिश्ता था किशन दा और यशोधर बाबू का। जब पूरी दुनिया यशोधर बाबू को पुराना और रूढ़िवादी कहकर छोड़ देती है, तब वे किशन दा के सिद्धांतों में सुकून ढूंढते हैं। लेकिन इस गहरी दोस्ती के पीछे एक ऐसा राज है जो यशोधर बाबू को जीवन भर एक अनजाने डर में जीने को मजबूर कर देता है। यशोधर बाबू के जीवन पर उनके गुरु और आदर्श किशन दा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आए थे, तब किशन दा ने ही उन्हें अपने घर में पनाह दी थी और दफ्तर में नौकरी दिलवाई थी। किशन दा जीवन भर कुंवारे रहे और समाज की सेवा की। यशोधर बाबू भी उन्हीं की तरह जीना चाहते थे। जब भी वे समाज में कोई नई या आधुनिक चीज़ देखते हैं तो उनके मुंह से एक तकिया कलाम हर समय निकलता है, समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि कुछ ना कुछ गलत होना। उन्हें नई चीज़ें जैसे साइकिल की जगह स्कूटर या पार्टी करना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर से होती है। यहाँ यशोधर पंत, जिन्हें सब यशोधर बाबू भी कहते हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं। शाम के ठीक 5:30 पर जब दफ्तर बंद होने वाला होता है तो यशोधर बाबू अपने मातहतों यानी कि जूनियर कर्मचारियों के साथ थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। वे एक बेहद ईमानदार, समय के पाबंद और सादगी पसंद इंसान हैं। वे आज के नए ज़माने के तौर तरीक़ों को पसंद नहीं करते और साइकिल से ही दफ्तर आते जाते हैं। दफ्तर की घड़ी में समय देखते वक्त अचानक बात यशोधर बाबू की शादी की तारीख पर आ जाती है। नया कर्मचारी चड्ढा उनकी शादी की तारीख पूछता है। यशोधर बाबू बताते हैं कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। इस हिसाब से आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह यानी कि सिल्वर वेडिंग थी। चड्ढा जी और दफ्तर के बाकी लोग उनसे पार्टी मांगने लगे। यशोधर बाबू को यह सब पाश्चात्य संस्कृति का दिखावा लगता है, जिसे वे अपना तकिया कलाम समहाउ इम्प्रॉपर यानी कि कुछ ना कुछ गलत कहते हैं। लेकिन दफ्तर वालों के बहुत आग्रह करने पर वे चाय पानी के लिए अपनी जेब से 30 रुपये देते हैं, मगर खुद उस पार्टी में शामिल नहीं होते। दफ्तर से निकलकर यशोधर बाबू रोज़ की तरह सीधे घर नहीं जाते। वे पहले बिरला मंदिर पर जाते, वहाँ प्रवचन सुनते हैं और पहाड़गंज के बाज़ार से सब्ज़ी खरीदते हैं। मंदिर के बगीचे में बैठे हुए वे अपने दिवंगत गुरु और आदर्श किशन दा को याद करते हैं। किशन दा ने ही कुंवारे रहकर दिल्ली में यशोधर बाबू जैसे कई पहाड़ी लड़कों को सहारा दिया था और नौकरी दिलवाई थी। यशोधर बाबू आज भी किशन दा के सिद्धांतों पर चलते हैं
और आधुनिक सुख सुविधाओं को फिजूल खर्ची मानते हैं। सब्जी लेकर जब यशोधर बाबू घर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके मन में अपने परिवार को लेकर द्वंद्व चलता है। उनके बच्चे और पत्नी आधुनिक विचारों के हो चुके हैं, जबकि वे खुद पुराने ख्यालों के हैं। उनका बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये की भारी सैलरी पर काम करता है और घर में अपनी मर्जी से चीज़ें खरीदता है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। बेटी डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका जाना चाहती है और जीन्स पहनती है। यशोधर बाबू को सबसे बड़ी दुख की बात यह लगती है कि अब उनकी पत्नी भी बच्चों के आधुनिक विचारों का साथ देती है। वे बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनती है, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती है। यशोधर बाबू को लगता है कि उनका पूरा परिवार उनके सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है। कहानी में मुख्य मोड़ तब आता है जब यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह यानी कि सिल्वर वेडिंग होती है। यशोधर बाबू को इस बात का पता भी नहीं होता। जब वे रोज़ की तरह शाम को बिरला मंदिर में पूजा पाठ करके देर से घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर गुब्बारे लगे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं और बारात जैसा माहौल है। जब यशोधर बाबू रात के लगभग 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। घर के बाहर ऐसा माहौल देखकर, गुब्बारे लटके होने, गाड़ियां खड़ी होने का माहौल देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उनके बड़े बेटे भूषण ने बिना बाबू को बताए घर पर सिल्वर वेडिंग की एक भव्य सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। यशोधर बाबू को यह सब पाश्चात्य दिखावा लगता है और वे असमंजस में पड़ जाते हैं। बच्चों के बहुत ज़िद करने पर वे केक तो काट देते हैं, लेकिन केक में अंडा होने के शक से उसे खाते नहीं हैं। पार्टी के अंत में मेहमान चले जाते हैं और गिफ्ट्स खोले जाते हैं। उनका बड़ा बेटा भूषण उन्हें एक चमकीला कीमती ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में देता है। बेटा कहता है, पिताजी जब आप सुबह दूध लेने जाते हैं तो आपको ठंड लगती है, अब से आप इसे पहनकर जाया करें। यह सुनकर यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के नहीं बल्कि ये गहरे दर्द के थे। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका कमाऊ बेटा उनसे कहे, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं, सुबह दूध लेने मैं चला जाऊंगा, आप आराम कीजिए। लेकिन बेटे ने जिम्मेदारी बांटने के बजाय सिर्फ एक गाउन थमा दिया। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता है कि उनके शरीर पर उनके मृत गुरु किशन दा की छाया आ गई है, जो अपने बीच रहकर भी बुढ़ापे में अकेले रह गए। यहीं पर कहानी एक गंभीर मोड़ के साथ समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, ये थी हमारी सिल्वर वेडिंग कहानी, जो हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव और आधुनिकता ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी जड़ों और अपने बुज़ुर्गों को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी साथ लेकर के चलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मुझे ज़रूर बताएं।